वेलकम बैक चैंपियंस। सो अपना चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड लास्ट लेक्चर में जो है हम लोगों ने मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसको बहुत ही डिटेल में कायदे से पढ़ाई किया हम लोगों ने उसके बारे में। उसके पहले वाले लेक्चर में हमने मेंडलीव के फीचर्स, उसके पीरियोडिक टेबल के, उसके अचीवमेंट्स के बारे में देखा था। एंड लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल मॉडिफाइड होने के बाद कैसे अपने सामने आया एंड फिर उसके क्या क्या डिफेक्ट थे उसके बारे में पढ़ा। अब आज हम क्या करेंगे, मेंडलीव के आगे और किसने बढ़िया तरीके का काम किया था। देखो मैं हमेशा से बोलता हूँ ये जो पीरियोडिक टेबल का हिस्ट्री है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का हिस्ट्री है, ये बहुत मज़ेदार होता है। पहले क्या काम किया, कहाँ पे फेल हो गया या क्या डीमेरिट्स थे, एंड फिर उसके आगे वाले ने क्या काम किया एंड कैसे वो ज़्यादा फेमस हो गया, वही है। अब आज वाले इसमें हम ये देखेंगे, देयर वाज अ साइंटिस्ट आफ्टर मेंडलीव, है ना, मोजले। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो मेंडलीव ने काम किया था या उनके पहले जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने जो काम किया था उसके आगे इन्होंने और कुछ किया। तो व्हाट मोजले डिड इज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना, क्योंकि ये एक हिस्टोरिक था अपने आप में। यहाँ से पूरा का पूरा फॉर्मेट ही बदल गया, बेसिस ही बदल गया यहाँ से। एंड आज जो हम फॉलो करते यही फॉलो करते, इन्हीं को फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे बोलते हैं ना बच्चन साहब, बस उसी तरीके से एकदम बच्चन साहब के जैसा ही है एकदम। सो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे मोजले ने क्या किया, ही डिड वन एक्सपेरिमेंट, है ना, ही डिड द एक्सपेरिमेंट वेयर व्हाट ही डिड, ही मेजर्ड। ठीक है, पॉइंट के हिसाब से लिखता हूँ। मोजले ने क्या किया, ही डिड सम एक्सपेरिमेंट्स। क्या क्या एक्सपेरिमेंट उसने, ही मेजर्ड द फ्रीक्वेंसीज। किसका फ्रीक्वेंसी उसने मेजर किया, किसका फ्रीक्वेंसी उसने मेजर किया, जरा ध्यान से देखो। उसने क्या किया, ये आपका मान लो कोई एक एलिमेंट है ना, क्या है ये, एक कोई आपका एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट के ऊपर, इस एलिमेंट के ऊपर उसने डायरेक्ट हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया। ठीक है ना, इसके ऊपर उसने क्या किया, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया। ठीक है, तो ये सब इधर की तरफ आते गए एंड इन इलेक्ट्रॉन का इसने इस एलिमेंट के ऊपर बम्बार्डमेंट किया। जब ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर टकराए, जब ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर टकराए तो यहां से कुछ फ्रीक्वेंसीज इमीट हो गई, है ना, कुछ रेज इमीट हो गए जिनको हम बोलते हैं एक्सरेज। सिर्फ ये मैं विजुअल इफेक्ट के लिए दिखा रहा हूं कि क्या हो गया बेटा, कुछ रेज जो है यहाँ से इमीट हो गए एंड इसको हम सिर्फ दिखने के पर्पस के लिए हम यहाँ पे बोलेंगे ये एक्स रेज जो है क्या हो गए, इमीट हो गए। तो फिर इन्होंने क्या, मोजले ने व्हाट ही डिड, एक एलिमेंट था उसके ऊपर उन्होंने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया। व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन्स bombarded on this element, some rays were emitted back, and which rays were those? X-rays. So these X-rays were emitted and Moseley measured the frequencies of these X-rays, है ना? So he measured the frequencies of X-rays emitted back. कब ये एक्सरे कब तैयार हुए? He measured the frequencies of X-rays which are emitted back, or which are X-rays emitted back when an element, when an element is bombarded with, यानी एकदम जोर से टकराना, है ना, bombarded with हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, तो फिर ये फ्रीक्वेंसी मेजर करने के बाद क्या नतीजा सामने आया, what he could observe, what did he observe? तो when he measured these frequencies of these X-rays, he found that मतलब ये इनको मेजर करने के बाद उसने क्या किया, he plotted a graph. He plotted a graph. अब इसने जो ग्राफ प्लॉट किया, इसने पहली बार क्या किया,
इस ग्राफ में ये जो फ्रीक्वेंसी उसने मेजर किया, ये जो फ्रीक्वेंसी इसने मेजर किया, इस फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट इसने एटॉमिक वेट के अगेंस्ट प्लॉट किया, क्योंकि इसके पहले तक जो भी काम किया था एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए उसका बेसिस था एटॉमिक वेट। तो इसने पहले क्या किया कि भैया इसने what he did, he plotted the square root of frequencies of these X-rays which were emitted back against the atomic weight, या फिर atomic mass बोलेंगे, atomic weight या फिर atomic mass. At the same time, he plotted the graph between square root of these frequencies which of the X-rays which were emitted back against the atomic number and against the एटॉमिक नंबर। एंड अगर आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको अपना शुरुआत का जो चैप्टर था उस चैप्टर में आपको आइडिया दिया था एटॉमिक नंबर इज इंडिकेटेड बाय जेड। एंड एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। and atomic number is also equal to the number of electrons also for an electrically neutral atom, क्योंकि number of protons are always equal to number of electrons in electrically neutral atom। इसके लिए हम क्या बोलते हैं? atomic number कभी कभी हम number of electrons के साथ भी relate करते हैं, number of proton के साथ भी relate करते हैं। तो उसने ये दो ग्राफ प्लॉट किए, किसके? एक तो the frequencies of X-rays which were emitted back when a particular element was bombarded with the high speed electron। तो he found that यहाँ पे जब एटॉमिक मास के अगेंस्ट उसने ग्राफ प्लॉट किया तो उसको ये नज़र आया कि भैया ये कोई एलिमेंट का जो फ्रीक्वेंसी ऐसे यहाँ पे आ रहा था, किसी का यहाँ पे आ रहा था, 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 थोड़ा सा ऐसा, फिर थोड़ा सा ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। मतलब उसने ये देखा कि यहाँ पे जब उसने इस ग्राफ को प्लॉट किया तो ही कुड फाउंड दैट कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स है उनके प्रॉपर्टीज बराबर से स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहे थे एग्जैक्टली, थोड़े से फ्लक्चुएट हो रहे थे। मतलब इस स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी का ग्राफ एंड एटॉमिक मास का जो ग्राफ था वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा था। ये स्ट्रेट लाइन पे अगर आप देखोगे तो ये फ्लक्चुएट हो रहा था, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। लेकिन जब उसने इधर ये स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ दीज एक्सरेज वाज प्लॉटेड अगेंस्ट द एटॉमिक नंबर, ही कुड सी दैट कि भैया यहाँ पे क्या हो गया आपका, बराबर से उसको एक स्ट्रेट लाइन ही मिल गया। उसको क्या हो गया? उसको बराबर से एक स्ट्रेट लाइन ही मिल गया। तो इसी का मतलब उसने क्या बताया, तो ये थोड़ा सा मैं इसको जरा डार्क करता हूं सो दैट आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख सको, ये विजिबल रहे, ठीक है ना। ये देखो यहां वाले के केस में बराबर से स्ट्रेट लाइन पे आ रहा था, लेकिन यहां पे क्या है? कोई स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, कोई साइड पे आ रहे हैं, ठीक है। ये इस तरीके से। So after comparing or after understanding these two graphs, Moseley suggested that, or he proposed that atomic number should be the more basic, or atomic number should be the fundamental property of an element, not the atomic mass। ठीक है, बहुत ही important point उसने बताया। So he said that atomic number is the fundamental property of an element and not the atomic mass। ठीक है, not the atomic mass। तो फिर ये ग्राफ पढ़ने के बाद ही सजेस्टेड अ न्यू लॉ। एंड वो लॉ क्या था? ही सजेस्टेड अ न्यू लॉ एंड वो लॉ क्या था? यहाँ पे जरा लिखा जाए आपके लिए।
So after studying all these frequency, after plotting this graph, he found that the square root of frequency, he found that the square root of frequency is directly proportional, to the atomic number z, directly proportional to the atomic number z. ये देखो, this is the square root of the frequencies of the X-rays that was measured by Moseley's, which were obtained by bombarding the element with high-speed electrons. And he said that the square root of this frequency is directly proportional to the atomic number z. यहाँ पे now A and B, these are the constant. A तो आपका proportionality constant है, and B is a constant for those X-ray lines for that element. So अगर ये constant हटा दिया जाए तो ये देखो कैसा दिखेगा, ये आपका दिखेगा this square root of frequency is directly proportional to z. ठीक है, इसका मतलब है बराबर से यहाँ पे जैसे हम ये ग्राफ प्लॉट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट अगेंस्ट द एटॉमिक नंबर, हमको ये दिखेगा कि विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, the elements having similar properties will come or repeat after regular interval, will repeat after regular interval. तो आपको मोज़लेज पीरियोडिक टेबल में मेन पॉइंट क्या ध्यान रखना है? ध्यान रखना है कि द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्स-रेज is directly proportional to the atomic number of that element, है ना, atomic number of that element. And based on this, when he plotted this graph of square root of frequency versus atomic number, he found a straight line. He found a straight line, and based on this, he suggested the new periodic law. And what was और what is that new periodic law? इसके पहले मेंडेलीव तक periodic law क्या था? मेंडेलीव तक periodic law ये था कि the physical and chemical properties of an element are the periodic function of atomic weight या फिर atomic mass. But he changed it and he said that, क्या बोला इन्होंने? The physical and chemical properties, the physical and chemical properties of an element are periodic function of its atomic number, not atomic mass. इसी का मतलब क्या है? That means when these elements were arranged in increasing order of atomic number, when elements are arranged in increasing order of atomic number, that is Z, increasing order of atomic number, the elements having similar properties, repeat after certain regular interval. Similar properties repeat after certain regular interval. ठीक है, एंड ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही सक्सेसफुल लॉ था, पीरियोडिक लॉ था. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मोज़लेज क्लासिफिकेशन या फिर मोज़लेज एक्सपेरिमेंट टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स. क्या ध्यान में रखना है? द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, नॉट द एटॉमिक मास. एंड अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो ए एंड बी ये कांस्टेंट है विच आर फिक्स फॉर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. ठीक है, तो एंड ये जो आपका ग्राफ है स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसीज वर्सेस द एटॉमिक नंबर, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है जो अपने आप में इंडिकेट करता है कि भैया एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाएगा सो वहाँ पे आफ्टर सर्टन रेगुलर इंटरवल्स हमको सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट एक दूसरे के नीचे आते हुए नज़र आते हैं. अब ये जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया ये इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ? क्योंकि इनके एक्सपेरिमेंट को जैसे ही फॉलो करना चालू किया,
जैसे फॉलो करना चालू किया, ऑटोमेटिकली सम ऑफ द डिस्क्रिपेंसीज विच वेर देयर इन द मेंडलीव पीरियडिक टेबल, वो डिस्क्रिपेंसीज ऑटोमेटिकली गायब हो गए या फिर सुधर गए, जो कि एटॉमिक मास के बेसिस पे था, जो कि क्या था, एटॉमिक मास के बेसिस पे था। सो वो कौन से डिस्क्रिपेंसीज है जो मोजले के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे मेंडलीव केस में सुधर गए? सो यहाँ पे लिखना अचीवमेंट ऑफ मोजलेस पीरियडिक टेबल या फिर मोजलेस क्लासिफिकेशन, इसमें आप लिख सकते हो आफ्टर फॉलोइंग द मोजलेस पीरियडिक टेबल द डिस्क्रिपेंसीज of Mendeleev's periodic table which got corrected. ठीक है, so the discrepancies from Mendeleev's periodic table which got corrected are the discrepancies from Mendeleev's periodic table which automatically got corrected as soon as we started following the Moseley's periodic table, periodic which got corrected. सबसे पहला मोजले के इसमें डिफेक्ट्स में एक पॉइंट था पोजीशन ऑफ आइसोटोप, याद आ रहा आपको, जहां पे ये बोला गया था कि भैया अगर आइसोटोप्स के एटॉमिक मास अलग हैं, जो पहली डिस्क्रिपेंसी जो अपने आप में करेक्ट हो गई वो डिस्क्रिपेंसी थी पोजीशन ऑफ आइसोटोप। अब मेंडलीव के हिसाब से प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम ये तीनों एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं, यानी इनके एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन इनके मास अलग है। ठीक है, इनके मास क्या है, अलग है, तो उसके हिसाब से इनको पीरियोडिक टेबल में अलग अलग जगह मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ किया ही नहीं था, है ना, आज तक है नहीं। क्यों? क्योंकि जो बेटर क्लासिफिकेशन है किस बेसिस पे होना चाहिए था, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे होना चाहिए। एंड जैसे एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किया गया, देखो इन तीनों आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम है, इसी का मतलब इनको पीरियोडिक टेबल में अलग अलग जगह देने की जरूरत नहीं है। सो ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। अगर हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफाई करते एलिमेंट्स को, तो आइसोटोप्स नीड नॉट टू हैव द सेपरेट प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल, वो अपने आप में सॉल्व हो गया वो वाला प्रॉब्लम। सिमिलरली अगर देखो ना, कार्बन के आइसोटोप है, ठीक है ना, कार्बन के आइसोटोप है कार्बन 13, कार्बन 14, या आपका कार्बन 12, फिर आपका ऑक्सीजन का ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18, लेकिन क्या अभी पीरियोडिक टेबल में आपने देखा है कभी कार्बन 12 अलग से लिखा है, कार्बन 13 अलग से लिखा है, या कार्बन 14 अलग से लिखा है, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18 इनको अलग से कभी देखा है पीरियोडिक टेबल में? नहीं दिखा है। कार्बन एक ही होता है, ऑक्सीजन भी एक ही होता है, लिखा हुआ पीरियोडिक टेबल में। क्यों? क्योंकि इन सब का एटॉमिक नंबर जो है बेटा वो सेम ही है, एटॉमिक नंबर सेम है। एंड अगर इनको एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है तो ऑल दीज प्लेस्ड इन अ सेम पोजीशन, अलग सेपरेट प्लेस करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सो ये पहला डिफेक्ट जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का था वो यहाँ पे सॉल्व हो गया, अगर हमने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफाई किया तो। सेकेंड एक डिफेक्ट था, इफ यू रिमेंबर प्रॉपरली, एक डिफेक्ट और था मेंडलीव केस में, वो ये था कि मेंडलीव ने बोला था कि एलिमेंट्स को एटॉमिक मास या वेट के बेसिस पे क्लासिफाई किया। ठीक है, तो अगर एटॉमिक मास या वेट के बेसिस पे क्लासिफाई किया था तो वहां पे जिसको हमने नाम दिया था एनोमैलस पेयर, है ना, तो हमने लास्ट इसमें बोला था एटॉमिक मास के बेसिस पे आर्गॉन पोटेशियम के पहले कैसे, जबकि पोटेशियम का एटॉमिक मास तो 39 है वेरएज आर्गॉन का 40 है, तो उसके हिसाब से पोटेशियम पहले आना चाहिए था, आर्गॉन बाद में आना चाहिए था। लेकिन जैसे ही मोजले ने एक्सपेरिमेंट किया एंड ही सेड दैट एटॉमिक नंबर इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट फॉर इट्स क्लासिफिकेशन, तब सामने आया सच कि भैया आर्गॉन का एटॉमिक नंबर है 18, पोटेशियम का है 19, इसी के लिए बराबर से आर्गॉन पहले आया है एंड पोटेशियम बाद में आया है। एंड आर्गॉन पहले आया वो अच्छा भी हुआ, क्योंकि आर्गॉन जिस ग्रुप में है, आर्गॉन जिस ग्रुप में है, देखो आर्गॉन ये हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, फिर इधर आपका क्रिप्टॉन, फिर इधर जेनॉन, फिर रेडॉन, इन सब के प्रॉपर्टीज भी तो सिमिलर है, तो इसीलिए इस आर्गॉन का यहीं पे आना बहुत ज़रूरी है, आर्गॉन का यहीं पे आना बहुत ज़रूरी, जो
मास एटॉमिक वेट के बेसिस पे जस्टिफाई करना डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि आर्गॉन यहाँ पे आया एंड आर्गॉन के बाद में यहाँ पे पोटेशियम आया था। तो एटॉमिक वेट के बेसिस पे तो ऐसा लग रहा था कि भाई पोटेशियम यहाँ पे होना चाहिए, आर्गॉन यहाँ पे, एंड अगर पोटेशियम यहाँ पे आता तो फिर ये सब एक प्रॉपर्टी वाले नहीं होते। लेकिन जैसे मोजलेज ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने बोला कि आर्गॉन यहीं पे आना चाहिए, तभी जाके इसके प्रॉपर्टीज मैच होंगे। एंड ये यहीं पे किस बेसिस पे आता है, ये यहीं पे इसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे आता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे तो आर्गॉन जहाँ है वहीं सही है, पोटेशियम भी जहाँ पे है वहीं पे सही है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक था कोबाल्ट एंड निकेल, है ना, कोबाल्ट एंड निकेल। तो वहाँ पे देखो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कितना 28.9, ठीक है, निकेल का कितना था 28.5, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये देखा था कि भैया उस हिसाब से तो निकेल पहले आना चाहिए था, निकेल पहले आना चाहिए था एंड कोबाल्ट जो है बाद में आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब इनको इनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफाई किया, जब इनको इनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफाई किया, तो तब सब कुछ एकदम बराबर से क्लासिफाई हुआ, है ना, तब क्या हो गया, सब कुछ जो है बराबर से सेट हो गया, क्लासिफाई हो गया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद में एक और जो था, इसके बाद में एक और पेयर था जो कि हमने देखा था टेलुरियम, है ना, एक था आपका टेलुरियम एंड आयोडीन। अब टेलुरियम का एटॉमिक वेट था 128, है ना, टेलुरियम का एटॉमिक वेट था 128 और आयोडीन का है 127, आयोडीन का है 127। उसके हिसाब से तो बेटा आयोडीन पहले होना चाहिए था, टेलुरियम बाद में होना चाहिए था। अब देखो, अगर आयोडीन पहले होता, अब आयोडीन किस ग्रुप में आता है, देखो मैंने जो पीरियोडिक टेबल निकाल के दिया था, फ्लोरीन, फिर उसके नीचे आता है क्लोरीन, उसके नीचे आता है ब्रोमीन, उसके नीचे आता है आयोडीन। अब अगर आयोडीन का वजन कम है, इसके लिए अगर आयोडीन को इधर लेते एंड टेलुरियम को इधर लेते, यानी आयोडीन के जगह पे अगर टेलुरियम को लेते, तो टेलुरियम के प्रॉपर्टीज इनके साथ मैच नहीं करते हाइड्रोजन के साथ, तो फिर वो भी तो गड़बड़ हो जाती, है ना, वो भी गड़बड़ हो जाती। तो इसके लिए जब जब इनको इनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफाई किया, तो ये देखा गया टेलुरियम 52 है, आयोडीन 53 है, मतलब आयोडीन जहाँ पे है वहीं पे होना चाहिए। एंड ये किस बेसिस पे कंफर्म होता है, ये कंफर्म होता है बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर। तो जैसे ही हमने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे चीज़ों को क्लासिफाई किया, ये वाले दोनों भी डिफेक्ट क्या हो गए, अपने आप में बेटा सॉल्व हो गए, है ना, अपने आप में सॉल्व हो गए। सो ये बहुत ही बढ़िया डिस्कवरी था मोज़ले का, जिससे कि एक बहुत नया पहलू मिल गया एंड चीज़ें बहुत आसान हो गई। सो एज पर मोज़ले, the atomic number should be the fundamental property of an element and it should be the basis for classification, है ना, it should be the basis for classification, ठीक है। And the graph that was plotted against the square root of frequency versus atomic number is a straight line graph which says that square root of frequency is directly proportional to atomic number, and based on that a new law of, new periodic law was suggested which says that the physical and chemical properties are periodic function of the atomic number, not the atomic mass. अब ये जो बोला है ये और ज्यादा सच क्यों है ना, ये और ज्यादा सच क्यों है, जरा ध्यान से सुनो इधर। ये है आपका एटॉमिक नंबर जिसको बोला जाता है Z, ठीक है। अब दिस एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, ठीक है। फिर एक दूसरा टर्म है आपका मास नंबर, है ना, दूसरा टर्म है आपका मास नंबर, जो क्या है, विच इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसी को फिर क्या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज नथिंग बट एटॉमिक नंबर, सो मास नंबर इज नथिंग बट your atomic number plus
योर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एंड फिर मैंने आपको ये बोला कि जो एटॉमिक नंबर है, अब सिंस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम, तो उस केस में एटॉमिक नंबर इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट कहाँ पे? इन एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम, जहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन सेम है, ऐसे इसमें। अब देखो, मैंने बोला कि भाई थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन भी दिया जा सकता है कि क्यों एटॉमिक नंबर ही ज़्यादा सही प्रॉपर्टी है। अगर समझो ये अपने पास कोई एक रैंडम एलिमेंट लेते हैं, उसका ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है, ये आपका है न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज से इंडिकेट करते हैं। अब इसके ऊपर है आपका पहला शेल, फिर इसके ऊपर आपका दूसरा शेल, फिर इसके ऊपर आपका तीसरा शेल। इसमें क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब फिर किसी एलिमेंट का, किसी एटम का हम किसी रिएजेंट के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं, किसी रिएजेंट के साथ जब केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो वहाँ पे कौन ज़्यादा इन्वॉल्व होता है केमिकल रिएक्शन के लिए? ज़रा ध्यान से देखो। अगर न्यूक्लियस के साथ रिएक्शन करना है, न्यूक्लियस के साथ रिएक्शन करना है, तो न्यूक्लियस उस एटम के बहुत डीप में है। जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है वो बहुत डीप में है, जो कि इलेक्ट्रॉन के शील्ड से, इलेक्ट्रॉन के ढाल से प्रोटेक्ट किया गया है ना, इलेक्ट्रॉन के शील्ड से प्रोटेक्ट किया गया। तो उस रिएजेंट को इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के साथ रिएक्शन करना उतना ज़्यादा संभव नहीं है जितना आसान उसका इस इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करना है। मतलब उस पर्टिकुलर एलिमेंट के, उस पर्टिकुलर एटम के जो केमिकल रिएक्शन या फिर उसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो कौन गवर्न कर रहा है या कौन डिसाइड कर रहा है? वो डिसाइड कर रहा है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसको रिलेट करता है? आपके एटॉमिक नंबर को रिलेट करता है। सो इस बेसिस पे भी ये बोला जा सकता है कि एटॉमिक नंबर इज द मोर फंडामेंटल, मोर करेक्ट प्रॉपर्टी फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। राइट गाइस? तो इसके बाद जो अगले लेक्चर में है, हमको देखना होगा द लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।